नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं द वेरी टैलेंटेड निशा बांगड़े जी। शी इज डेप्यूटी कलेक्टर नाउ। अब इनसे जानते हैं इनकी जर्नी कैसी रही, कैसे इन्होंने एमपीपीएससी को अपना ड्रीम बनाया और आगे भी इनके फ्यूचर ड्रीम्स क्या हैं और ये अभी प्रेजेंट में कैसे जो है सोसाइटी को चेंज करने में लगी हुई है। काफी इंस्पायरिंग स्टोरी है, बहुत मजा आने वाला है। बहुत बहुत स्वागत है आपका निशा जी, कैसी हैं आप? थैंक यू विकास जी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये जो हमारा देश है वैश्विक महामारी कोरोना से गुजर रहा है, उम्मीद जी जी। करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में, हॉस्टल्स में सुरक्षित होंगे और जो सरकार के नियम हैं और सरकार के जो आदेश आते जा रहे हैं उनका आप पालन कर रहे होंगे। डेफिनेटली। और सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने एमपीपीएससी का जो सफर है, कब इसकी शुरुआत की और ये सफर जो है आज इतने खूबसूरत मुकाम तक कैसे पहुंचे? अ, जब मैं स्कूल में थी तब मेरे टीचर्स मुझसे हमेशा कहते थे कि निशा तुम्हें आईएएस बनना है। और फिर मेरे माता-पिता और मेरे जो परिवारजन हैं वो लोग भी हमेशा मुझे मोटिवेट करते थे कि आपको बड़े होकर आईएएस बनना है। उसके बाद जब मैं कॉलेज में आई तो कॉलेज में भी जो मेरे प्रोफेसर्स थे उन्होंने भी हमेशा मुझे मोटिवेट किया कि तुम्हें जो लोक सेवा है उसी के पथ पर आगे जाना है। और फिर जब कॉलेज के बाद इंजीनियरिंग करने के बाद मैं गुरुग्राम में इंजीनियर के तौर पे काम कर रही थी, तो मुझे लगा कि एक कंप्यूटर के सामने कमरे में बैठ के काम करना मेरा गुण नहीं है। मुझे तो वापस अपने क्षेत्र में होना चाहिए, मुझे सोशल इंजीनियरिंग करनी चाहिए। इसीलिए फिर मैंने अपनी इंजीनियर वाली जॉब छोड़ करके और फिर मैं तैयारी करना शुरू की और उसके बाद फिर 2017 के एमपीपीएससी में डीएसपी के पद पर और फिर 2016 में डीएसपी के पद पर और 2017 के एमपीपीएससी में डेप्यूटी कलेक्टर के पद पर मेरा चयन हुआ। तो सफर तो मेरा स्कूल जीवन से ही शुरू हो गया था, लेकिन असल तैयारी मैंने गुरुग्राम में आने के बाद शुरू की है। हमेशा से यही मकसद रहता था कि किसी भी जी तरह हमें अपने मानव जीवन को इस समाज के लिए उपयोगी बनाना चाहिए। तो उसी दिशा में और संविधान की जो प्रस्तावना है, हम सभी जानते हैं कि संविधान में को बनाने के लिए जो हमारे संविधान निर्माताओं ने जो सपने देखे थे, उन सपनों को साकार करने के लिए खासकर मुझे लगता था कि मुझे सिविल सेवा सर्विसेज में जाना चाहिए और फिर मैंने अपने इस रास्ते का चयन किया। ग्रेट। जनरली देखा हमने कि एमपीपीएससी की स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे होते हैं, उन्हें कोई भी एक पोस्ट मिलती है तो वो वहां आकर रुकते हैं। और आपको तो पहले ही अटेम्प्ट में जो है इतनी बढ़िया डीएसपी पोस्ट आपको मिली, उसके बाद आपने डीसी के लिए चुना। तो आपका एक्सपेक्टेशन क्या था पीएससी को लेकर? नहीं, देखिए एक्चुअली बचपन से तो या स्कूली जीवन से मेरे दिमाग में तो आईएएस का मुझे लक्ष्य दिया गया है। तो मुझे जी तो लगता है कि डीएसपी बनने के बाद और उसके बाद डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद भी मुझे मंजिल तो मिली नहीं है। मैं अभी भी जी रास्ते पर हूँ, अभी भी चल रही हूँ। तो जी ये मेरा लक्ष्य तो है ही नहीं और जी। आगे मुझे जाना है, ऐसी मैं उम्मीद रखती हूँ। आप सबकी दुआएँ रहें और सबका आशीर्वाद रहे तो मैं ज़रूर और आगे कुछ अच्छा करने का प्रयास करूँगी। बिल्कुल, हम ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी ओर से अभी से। अगला ये जो प्रश्न है मेरा, धन्यवाद। ये है कि जो प्रीलिम्स और मेंस की जो तैयारी है, इसको आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि प्रीलिम्स को इस तरीके से तैयार करते हैं या मेंस इस तरीके से होती है, या इन दोनों की कोई कंबाइंड स्ट्रेटजी हो सकती है? आपकी क्या स्ट्रेटजी है? देखिए साइंस के सब्जेक्ट्स तो लगभग एक जैसे होते हैं, कुछ और हिंदी इन सबको छोड़ करके। तो हमें ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि पहले हम प्रीलिम्स की बाद मेंस की तैयारी कर लें, बल्कि हमें पैरेलली दोनों की तैयारी करनी चाहिए। तो ओके। जैसे जो मेंस के सब्जेक्ट प्रीलिम्स में हैं, तो पहले हमें उसको तो अच्छे से पढ़ ही लेना चाहिए। लेकिन जो मेंस के अलग सब्जेक्ट हैं, उसकी भी तैयारी हमें पहले से प्रीलिम्स होने के पहले ही एक बार ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। तो ये बिल्कुल हमारी गलत स्ट्रैटेजी रहेगी जहाँ तक मैं अपना बता रही हूँ, कि हमें प्रीलिम्स की तैयारी अलग करनी है या मेंस की तैयारी अलग करनी है, दोनों को डिफरेंशिएट करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि जी। तैयारी जो है वो निरंतर दोनों की एक साथ चलेगी, है ना? तो ओके। इसीलिए आप दोनों की तैयारी को एक साथ करें जब आप पढ़ाई करें प्रीलिम्स के सब्जेक्ट्स की और मेंस के सब्जेक्ट की, तो आप ऐसे पढ़ें कि हमें मेंस में इसके उत्तर कैसे लिखने हैं, मेंस के लिए ये कैसे काम करेगा, क्योंकि
हमें फिर नहीं तो दोबारा वापस पूरी मेहनत करनी पड़ेगी जो हम लोग करते हैं। इसीलिए अगर आपके पास वक्त है तो आप मेंस के लिए अपने शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए, ताकि आपकी तैयारी दोनों साथ साथ चलती रहे। प्रीलिम्स के बाद मेंस और प्रीलिम्स के बीच बहुत कम वक्त मिलता है, और उस समय जो छात्र होते हैं वो बहुत प्रेशर में रहते हैं, इतनी तैयारी देख करके, लोगों को देख करके। तो उस प्रेशर से बचने के लिए हमें पहले ही तैयारी करके रख लेनी चाहिए। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, मतलब पैरेलल हम तैयारी करके चले तो एक बेस्ट और जो है स्ट्रैटेजी हो सकती है। मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि आपकी जो बुक लिस्ट क्या रही, क्योंकि जनरली जब भी इंटरव्यूज करते हैं तो एक कॉमन क्वेश्चन नीचे होता है कमेंट बॉक्स में कि सर कितने घंटे पढ़ना चाहिए। जितने भी मैंने सेमिनार्स लिए उसमें भी ये क्वेश्चन निकल के आता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि बुक लिस्ट क्या रही। ये हर स्टूडेंट ये जानना चाहता है कि जो हमारे टॉपर्स रहे हैं, जिनसे हम इंस्पिरेशन लेते हैं, उन्होंने उनकी जो बुक लिस्ट क्या रही और किस तरीके से उन्होंने उसको पढ़ा। तो ये दोनों प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी बुक लिस्ट क्या थी। देखिए, मुझे लगता है कि इस एग्जाम के लिए जी खासतौर पे एमपीपीएससी के लिए जो एमपीपीएससी के द्वारा सिलेबस बताया गया है, उस सिलेबस को एक बार देखकर, उस सिलेबस के जो एक एक टॉपिक है, मैंने जिस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी अपनाई थी वो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। हर किसी का अलग अलग हो सकता है। जी तो मैंने क्या किया था कि जो सिलेबस है उसका एक एक टॉपिक उठा करके उसको अलग अलग किताबों से, या तो इंटरनेट के माध्यम से अगर किताबों जी जी है, तो हमें तीनों को अलग अलग सोर्स से पढ़ना पड़ेगा। जैसे अगर हमें वो एक अच्छी किताब है, तो इस तरह से ये हिस्ट्री कवर होता है। उसके बाद अगर हम ज्योग्राफी में आते हैं तो इंग्लिश मीडियम के लिए एक पेरियार किताब आती है, पेरियार नाम की, वो किताब इंडियन ज्योग्राफी के लिए अच्छी है। बेसिक्स के लिए हम एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, जीसी लियोन पढ़ सकते हैं। हिंदी मीडियम में ज्योग्राफी के लिए लोग महेश वर्णवाल यूज करते हैं, जी और उसके अलावा आप जी कोचिंग के नोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जितना भी एमपीपीएससी के सिलेबस में जितने टॉपिक दिए हुए हैं, उस एक-एक टॉपिक को हमें कवर करना है। चाहे हम कहीं से भी करें, हमें उस टॉपिक का एक बेस्ट आंसर, एक बेस्ट निचोड़ निकालना है कि अगर उस टॉपिक जी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया, उसे लिखेंगे। तो मतलब बजाय ये फोकस करने के कि मैं ये पूरी किताब खत्म कर दूँ, हमें ये फोकस करना चाहिए कि सिलेबस का एक-एक टॉपिक कवर हो रहा है या नहीं हो रहा है। रही बात किताबों की बुक लिस्ट की, तो बुक लिस्ट मैंने अपने फेसबुक के पेज पर सारी डाल दी है सब्जेक्ट वाइज़, बल्कि एक-एक टॉपिक वाइज़ भी डाल दिया, अलग-अलग सब्जेक्ट को बाइफरकेट करके, उसको डिवाइड करके कि इस टॉपिक के लिए इस सब्जेक्ट के लिए ये वाली किताब, तो आप उससे रेफर कर सकते हैं। मैंने हिस्ट्री और ज्योग्राफी का आपको उदाहरण दिया। वैसे ही एनवायरनमेंट के लिए इंग्लिश मीडियम शंकर आईएएस यूज़ करते हैं, हिंदी मीडियम वाले वाणी पब्लिकेशन की किताब को पढ़ते हैं। और उसके बाद इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स तो बहुत डायनामिक सब्जेक्ट है, तो उसको पहले हम एनसीईआरटी से कवर कर सकते हैं, उसके कॉन्सेप्ट्स को, या किसी कोचिंग के नोट से कवर कर सकते हैं। और उसके बाद जो प्रतियोगिता दर्पण का स्पेशल एडिशन आता है, जी विशेषांक, उससे हम जी की चीजों को कवर कर सकते हैं। जी इसके लिए लक्ष्मीकांत किताब बहुत अच्छा, हमें जो करना चाहिए, गूगल जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि हमें उससे क्या है कि उससे रिलेटेड कुछ नई चीजें भी मिल जाती है, तो वो हमारे आंसर में एक वैल्यू एडिशन होता है। तो जो टॉपिक जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टॉपिक से हमें किताब पढ़ लेते हैं, जैसे मानिए हमें टीएमएच की किताब पढ़ ली साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, लेकिन उतना ही काफी नहीं होगा। हमें उसमें वैल्यू एडिशन के लिए इंटरनेट में कुछ जो नए एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं वो देखने पड़ेंगे। तो इंटरनेट का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें अपने आंसर्स बनाने में, सिलेबस को कंप्लीट करने में। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि किताबें बहुत मोटी है और आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो आप कोचिंग के नोट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंदौर में बहुत सारे अलग-अलग कोचिंग्स के एक पेपर वाइज़ नोट्स मिल जाते हैं। जी
जब उन नोट्स का इस्तेमाल करेंगे तो जी। कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, उसको सिंप्लीफाई यूज करके करें, चाहे आप नोट्स का यूज करके करें। तो हमें सिलेबस को कंप्लीट करना है। इन शॉर्ट हमें पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना है मेंस के, जो एक एक टॉपिक दिया हुआ है। अगर आपके पास समय है तो मैं तो यही कहूंगी कि आप उन टॉपिक्स से 1 या 2 पेज के नोट्स बना लें, क्योंकि आप खुद से बनाएंगे तो आपको याद भी रहेगा, जब आप आंसर लिखेंगे तो आपको याद आएगा। फिर आपको, अगर आप 3 या 4 पेज के नोट्स बना रहे हैं तो अगर कम मार्क्स के आए हैं क्वेश्चन तो उसको कैसे लिखना है, ज्यादा मार्क्स में कैसे आए हैं तो उसको कैसे लिखना है, वो आपको खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा। तो आप मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सिलेबस के सभी टॉपिक्स को आप कवर करें, टॉपिक वाइज कवर करें, बजाय किताब को लाइन से पढ़ने के। आप टॉपिक को चूज करके फिर किसी किताब और इंटरनेट में पढ़ें और सिलेबस को कंप्लीट करें। ऑलराइट, ऑलराइट। तो टॉपिक चूज करके हम फिर अपनी बुक लिस्ट खुद से उसे कर सकते हैं। अगला मेरा जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी जो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर आंसर राइटिंग स्किल्स जो है इसको कैसे डेवलप किया जाए, और ये हम इसकी प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? क्या आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, या जो स्टूडेंट्स अभी तैयारी कर रहे हैं उनको इसकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए? आपके क्या सजेशन? आंसर राइटिंग के लिए जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जी। हम सिलेबस में टॉपिक वाइज अपने नोट्स बना लें। तो नोट्स बनाने से दो तीन चीजें होती है कि एक तो आपकी, अगर किसी की राइटिंग ठीक नहीं होती तो आपको पता चल जी। कि हमें राइटिंग इम्प्रूव कैसे करना है, लिखने में अच्छा लगता है। तो आपकी राइटिंग भी इम्प्रूव होगी, आपका आंसर भी बनेगा, और जब आप उस टॉपिक को कवर करेंगे तो आपको इंटरनेट पे सर्च करने से उसमें कुछ वैल्यू एडिशन मिलेगा, यानी करंट की चीजें उसमें ऐड होगी, तो उससे आपकी एक अच्छा आंसर बनाने में बहुत हेल्पफुल रहेगा वो। तो आंसर राइटिंग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस टॉपिक के बारे में करंट की चीजें उसमें ऐड कर दें, तो आपकी आंसर जो है वो एक अच्छा आंसर बनेगा, और उसको पढ़ने एग्जाम उसको चेक करने वाले को भी लगेगा कि हाँ आपने कुछ अलग आंसर लिखा है। तो आंसर राइटिंग स्किल में ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ उसमें वैल्यू एडिशन जरूर करें। आप सिंपली अगर किसी किताब की चीजें लिख देंगे तो हो सकता है कि कम नंबर मिले। उसके बाद आप आंसर राइटिंग में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है कि सिर्फ वर्ड्स का यूज ना करें, अगर हो सकता है तो मैथ का यूज करें, हो सकता है तो किसी डायग्राम के थ्रू आप आंसर को बताने की कोशिश करें, चार्ट्स बना के आप आंसर बताएं। तो ये जी। बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई कोटेशंस आप अगर उसमें यूज हो सकता है तो कोटेशंस यूज करिए। जैसे अगर इकोनॉमिक्स के आंसर हम लिखते हैं और इकोनॉमिक सर्वे या जो बजट आता है उसमें जब फाइनेंस मिनिस्टर अपने बजट को पढ़ते हैं तो उसमें कुछ अच्छे अच्छे वर्ड्स हमें निकल के आते हैं, तो उन वर्ड्स का यूज करना चाहिए। जितने भी हमारे प्रेसिडेंट, प्राइम जी। मिनिस्टर, ये जी। देते हैं तो उसमें वो बहुत अच्छा कर सकते। तो आंसरिंग में ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, पहले की डायग्राम्स, मैप्स, चार्ट्स, ग्राफ्स ये सब बनाना है। दूसरा अगर हो सकता है तो कोई कोटेशन यूज करना है, करंट के कोटेशंस, या अगर उसमें एथिक्स में या किसी सब्जेक्ट में अगर किसी महापुरुष के कोटेशंस यूज हो रहे हैं तो उसको यूज कर सकते हैं। और उसके बाद लोगों का ये भी डाउट होता है कि हम पैराग्राफ में लिखे कि हम पॉइंट वाइज लिखें। तो बिल्कुल। आप उसको जितना हो सकता है पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश करिए, क्योंकि पढ़ने में भी आसानी होती है और आपके पॉइंट्स भी पता चल जाते हैं। इसीलिए अगर जिन क्वेश्चंस में आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं उसके आंसर पॉइंट वाइज लिखिए, और जो नहीं लिख सकते हैं उसको पैराग्राफ में भी लिखकर जो इम्पोर्टेंट चीज है उसको अंडरलाइन कर दीजिए। जैसे जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, मेरा इंग्लिश मीडियम था, तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स ऐसे कर सकते हैं कि कुछ कुछ लाइन या कुछ वर्ड्स तो हमें स्पेशली हाईलाइट करना हो, क्योंकि पेन तो अब हम एक ही यूज करते हैं, ब्लू कलर, हम डिफरेंट कलर के पेन यूज नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल। जो आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट वर्ड है तो आप उसको अंडरलाइन कर दीजिए, या फिर उसको कैपिटल लेटर्स में लिख दीजिए ताकि वो अलग हाईलाइटेड हो। तो इस तरीके से हमें आधे आधे नंबर फेच करके जो है हम ज्यादा नंबर ला सकते हैं। ये ऐसी टेक्निक्स हो सकती हैं। उसके बाद आपने अगला सवाल पूछा था कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए। तो जी। घंटे का कुछ इसमें रोल नहीं होता है। मुझे लगता है कि आप अगर 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे भी अगर कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहे हैं तो वो इनफ है। क्योंकि अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके पास जनरली जो है फुल फ्लेज इसी की तैयारी कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स, और जी। कोई दूसरा काम नहीं कर रहे होते हैं।
तो उनको तो अपने 24 घंटे में से सारे सोने के अलावा, खाने के अलावा और अपने डेली वर्क्स के अलावा सारा टाइम इसमें डिवोट करना चाहिए। इस तैयारी में ना सिर्फ किताबें महत्वपूर्ण होती हैं, आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपने चेंज के लिए आप स्पीच सुन सकते हैं, जो रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर या पुरानी कोई किसी की स्पीच सुन सकते हैं, या जो प्राइम मिनिस्टर सीरियल होते हैं, संविधान के सीरियल्स बने हैं, या राज्यसभा, लोकसभा, इनमें बहुत अच्छे-अच्छे इंडिया से रिलेटेड जो है चीजों को कवर किया जाता है। तो आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपने चेंज के लिए आप टीवी देख सकते हैं, यूट्यूब में देख सकते हैं, तो आप उसका इस्तेमाल करिए। तो ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आप 24 घंटे में से मुझे लगता है कि 12 घंटे भी लगा सकते हैं। हाँ, क्योंकि सिर्फ किताबों में ही सीमित नहीं रहना है आपको, बाकी जी, चीजें भी देखनी है। ग्रेट। मैंने हमेशा देखा है कि आप कुछ ना कुछ इनोवेटिव करती ही रहती हैं हमेशा, जिस तरीके से मैं जुड़ा हुआ हूँ। और हमने पेपर्स में भी पढ़ा, सभी न्यूज़पेपर्स से काफी कवर किया था। आपकी जब रिसेंटली जब आपकी शादी हुई, अभी बच्चा भी है, तो जो शादी के समय हमने देखा सभी न्यूज़पेपर्स में सभी लोगों ने जितने लोग जुड़े पढ़ा होगा, संविधान को साक्षी मानकर जो है आपने शादी की थी। तो वो आइडिया कैसे आया आपने, और मतलब क्या कॉन्सेप्ट था उसके पीछे, तो वो सब लोग जानना चाहते हैं जी। जी विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली आपने बोल दिया, तो ये जी इंटरव्यू मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जी क्योंकि हाल ही में मेरा बेबी हुआ है जनवरी में, जी और अभी आई एम स्टिल इन रिकवरिंग फेज। तो एक जी मदर के रिकवरिंग फेज में हूँ मैं अभी, जी लेकिन फिर भी मुझे खुशी है कि आपने मुझे कहा कि क्वारंटाइन है, कोविड-19 है, बच्चे अपने घर में हैं, स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, शायद डीमोटिवेट हो रहे होंगे जी कि एग्जाम जो है पता नहीं कब होगा, जो प्रीलिम्स हो गया उसका अभी रिजल्ट नहीं आया है, उसका मेंस कब होगा। जी तो मतलब मैं आपको इसके लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ कि एक मदर के रूप में आज ये मेरा पहला इंटरव्यू है। और आपने जो जिक्र किया संविधान का, तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपने बोला कि आपको किस चीज ने मोटिवेट किया इस सिविल सर्विसेज में जाने के लिए। जी तो मैं आपको इस मंच से कहना चाहती हूँ कि मेरे जो जीवन का मुख्य उद्देश्य तो यही है कि हमें संविधान में जो संविधान निर्माताओं ने सपने देखे थे, उन सपनों को कैसे पूरा करना है, वही मेरा अंतिम उद्देश्य है। किसी पद को पाना, डिप्टी कलेक्टर बन जाना या आईएएस बन जाना, सिर्फ वही मेरा मकसद तो नहीं है। जी मैं ये चाहती हूँ कि इस पद के माध्यम से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, और जो समाज, जो वंचित समाज है, जो जी पिछड़ा समाज है, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, ये हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। और वैसे भी सिविल सर्विसेज में आने वाले जो कैंडिडेट्स हैं, उन जी सिविल जी सेवा है। अगर आप समाज के लिए सेवा करना चाहते हैं, जैसे आप अभी देख रहे हैं जी कि सेवा ही दे रहे हैं, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमें इस सर्विसेज में आना है, तो जी आज दिन रात एक करके पूरे प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारी और सभी लोग, शासन प्रशासन जी के लोग लगे हुए हैं इस देश को बचाने की सुरक्षित कर रहे हैं। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इस सिविल सर्विसेज में हमें पैसे तो मिलने नहीं है, और आप जितनी मेहनत करेंगे, जो सेवा करेंगे, उसके लिए आपको थोड़ा बहुत मेहनताना मिल जाएगा। अगर आप जी उससे खुश हैं, तभी आप इससे सिविल जुड़ा ही होना चाहिए, क्योंकि वैसे भी हमारे देश में जो शुरू से ही हम हमारे पिछड़े हैं, हमारे देश को विकसित नहीं हो पाया है और पिछड़ा है, उसका बहुत बड़ा कारण भ्रष्टाचार भी रहा है। तो हमें कभी भी मतलब पैसे को ध्यान में रख के तो इस सेवा में आना ही नहीं चाहिए। जी तो इसीलिए मेरा जो हमेशा मकसद रहा है कि मेरा जो केंद्र रहा है वो संविधान रहा है, क्योंकि मेरे जो प्रेरणा स्रोत हैं डॉक्टर जी भीमराव अम्बेडकर हैं। तो उनका जो जीवन है, उनका जो छात्र जीवन है, उनके जो संदेश है, वो हमेशा कहते हैं कि जो शिक्षा का मकसद है, मैं भी हमेशा कहती हूँ कि शिक्षा का मकसद किसी पद को या किसी परीक्षा को पास करना बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बल्कि हमने जो पढ़ाई की है, उस पढ़ाई से, उस शिक्षा के माध्यम से हम समाज में क्या बदलाव ला सकते हैं, ये हमारा मकसद होना चाहिए। इसीलिए संविधान
में जो बातें कही लिखी गई है, वही उसी उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने हमेशा यह कोशिश की है कि हम इस देश में, इस समाज में समता स्थापित कर सकें। और इसीलिए जो उसका जो विजन है, संविधान का जो विजन है, वही मेरी लाइफ का उद्देश्य है और वही मेरा विजन है। इसीलिए जी जी मतलब ये खुशी की बात है कि मेरे हस्बैंड और उनके परिवार सभी ने हमारा बहुत सपोर्ट किया। और रही बात इनोवेटिव करने की, तो मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति ये काम कर सकता है। अगर हमारे पास जो पावर्स हैं, हम उसका सही रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं, लोगों के जीवन में खुशहाली लाना चाहते हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे तरीके हो सकते हैं उनको अपने साथ शामिल करने में। जैसे अभी पुलिस लगी हुई है, कोविड-19 के दौर में आप देख रहे हैं कि पुलिस जो है बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। पुलिस जो है गाने गाकर, शायरी सुनाकर, कविता बोलकर जो है वो लोगों को मोटिवेट कर रही जी है। तो जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो नए-नए तरीके अपनाकर जो है लोगों के बीच जा सकते हैं, ताकि हमारे जो पावर्स हैं या हमें जो शक्तियाँ मिली हैं, उसका इस्तेमाल हम बेहतर ढंग से कर सकें। ग्रेट ग्रेट। जी। बहुत मजा आया आपसे बात करके निशा जी, बहुत अच्छा लगा। ये रियली काफी लोगों के लिए इंस्पिरेशन का आप काम करती हैं हमेशा से। मैं तो हमेशा इंस्पायर रहता हूँ। आप जो काम करती हैं सभी पर मेरी निगाह होती है, सोशल मीडिया के माध्यम से मैं देखता रहता हूँ। और अभी आप मैटरनिटी लीव पर है, 3 महीने का आपका बेबी है, उसके बावजूद आपने टाइम दिया, बहुत बहुत आभारी है। और ये जितने भी स्टूडेंट्स से सुनेंगे जरूर मोटिवेट होंगे और आपके आदर्शों पर, संविधान के आदर्शों पर चलने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ये जी प्लीज प्लीज कैरी ये ऑन। चुनौती का समय है, माफ कीजिएगा, जी मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ कि ये चुनौती का समय है अभी इस समय। और खास करके जो तैयारी कर रहे हैं छात्र, तो जी उन लोगों को लग रहा होगा कि परीक्षा नहीं हो रही है और थोड़े से मतलब जी डिमोटिवेटेड भी होंगे। तो मैं उनके लिए खास तौर पे ये कहना चाहती हूँ कि जीवन का कोई भी समय, चाहे ये परीक्षा हो, चाहे वो कोई भी घड़ी हो, हमेशा एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो होता है धैर्य। हमें हमेशा धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है कि इस में अगर हम घर पे हैं, हम परिवार से दूर हैं, फिर भी हमें इस समय को कैसे इस्तेमाल करना है, इसके बारे में सोचना चाहिए। जैसे हाल ही में हमारे जी देश के बहुत ही होनहार कलाकार इरफान खान जी का निधन हुआ है। जी उन्होंने जाते-जाते एक बहुत अच्छा संदेश दिया कि व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन, मेक अ लेमनेड। है ना? तो हमें जितनी भी समस्याएँ हमारे जीवन में आ रही है, उसको हमें एक अपॉर्चुनिटी की तरह इस्तेमाल करके, उसका यूज़ करके हमें उस इस्तेमाल को प्रॉपरली उसका यूटिलाइज़ करके आगे बढ़ना है। तो कोई भी जो ये तैयारी कर रहे हैं सिविल सेवा की परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं, उन सभी भाई-बहनों से मेरा ये निवेदन है जी कि आप कोई भी डिमोटिवेटेड ना हों, अपना धैर्य बनाए रखें। आपने जो पढ़ाई की है उससे आपको आगे ज़रूर काम आएगा। और इस परीक्षा के लिए खास तौर पे, क्योंकि बहुत चरणों में ये परीक्षा होती है, 3 चरणों में, और काफ़ी लंबा समय इसमें लगता है, तो जी आप हमेशा धैर्य बनाए रखें। इसको एक चुनौती की तरह रखें, चुनौती की तरह लें और धैर्य बनाकर और आगे बढ़ें हमेशा। मेरी बहुत-बहुत मंगल कामनाएँ सभी के साथ हैं। जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो निरंतर करते रहें, अपनी पढ़ाई को रोकें ना, और घर में रहकर जो है इस समय का अ, अच्छे से इस्तेमाल करें। बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, अभी कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं है आपको। एक बात और मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि जो हम अपने जो हमारे युवा हैं खास करके, उनसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस समय में क्या है कि हमारे पास मतलब डाइवर्जन्स के, हमारे दिमाग को भटकाने के लिए बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट पे उपलब्ध होती है। जब हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि हम उसका सही इस्तेमाल करें। जी ना कि अपने दिमाग को भटकाने के लिए। जो भी चीज़ आपके इस उद्देश्य के, आपके लक्ष्य के सामने आती है, आप उसको हटा दीजिए, कुछ समय के लिए हटा दीजिए। और फिर देखिए कि आप जब निरंतर मेहनत करते रहेंगे, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और सिर्फ परीक्षा पास करना सफलता नहीं है। जब आप परीक्षा पास कर लेंगे, आप जॉब में करने लगेंगे, जब आप सर्विस में आप फील्ड पे रहेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि चुनौती इससे और ज़्यादा हो जाएगी। इसीलिए आप बिल्कुल भी हिम्मत ना हारें, अपनी धैर्य बनाए रखें और निरंतर करते रहें। धन्यवाद।
बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर आपके इन शब्दों को स्टूडेंट्स मोटिवेशन के तौर पर लेंगे और काफी इंस्पायर्ड होंगे। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।